हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक के सभी एमसीक्यूज और ओसवाल बुक के सभी एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अरिहंत बुक से भी ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाएंगे और आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट मिलेगी ओसवाल बुक की सीरीज की, तो आप वो देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी अरिहंत की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं आज हम। दो पार्ट्स में मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी को लेकर आऊंगा। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम आधे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1 to 25, और सेकंड पार्ट होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प कर सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The experiments which when repeated under identical conditions, सेम कंडीशंस अगर हैं और उसमें वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स और आउटकम्स आर नॉन एज, उनको क्या बोला जाता है? देखो, उनको बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, जो कि सेम कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर जो उनके आउटकम्स होंगे या जो उनका रिजल्ट होगा वो भी सेम होता है, वो सेम होता है। और जो प्रोबेबिलिटी में होता है, जैसे हमने मान लो सेम कंडीशन के अंदर एक कॉइन टॉस किया, तो उसमें क्या होता है, हेड भी आ सकता है, तो क्या पता सेम कंडीशन में ही हमने दूसरी बार किया उसमें टेल आ गया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो हम जिनसे प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन डैश इवेंट। देखो, सबसे पहली बात तो एन से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि एन एलिमेंट्री या एन इक्वली लाइकली, इन दोनों में से एक बनेगा। उसको हम बोलते हैं एन एलिमेंट्री इवेंट। जो भी आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट से हो सकता है हम उन्हें एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ओके, नेक्स्ट, an event associated to a random experiment is a compound event if it is obtained by combining two or more elementary events associated to random experiment। yes, बिल्कुल ठीक है। अगर दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन करके हम बोल रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है, अदरवाइज वो सिंपल इवेंट कहलाएगा। दो तरीके के इवेंट होते हैं, कंपाउंड और सिंपल। तो सिंपल इवेंट तो एलिमेंट्री इवेंट वाला ही हो गया। कंपाउंड इवेंट, इसमें हम एलिमेंट्री इवेंट्स को दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट को मिक्स करते हैं, तब हम वो कहते हैं कि वो कंपाउंड इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्रोबेबिलिटीज, आप कॉइन का एग्जांपल ले लें, आपने कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को ऐड किया 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is p। ये सेम है, वही कॉइन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। हेड आना एक एलिमेंट्री इवेंट है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। टेल आना एक एलिमेंट्री इवेंट है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। दोनों का सम किया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1, दोनों का सम 1 आ गया। तो यही पूछा गया है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज पी। तो पी क्या है?
P1 है, P1 होगा इस केस में, सिंपल, P होगा 1। फॉर एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, E मैंने एक इवेंट मान लिया कोई भी, जैसे कि एक डाइस को मैंने रोल किया और E मैंने एक इवेंट एज्यूम किया कि E इवेंट है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऊपर आएगा, ये इवेंट है E। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया नोट प्राइम नंबर, उसके आगे नोट लगा दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी बच गए इवेंट वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। नोट ए प्राइम नंबर, नोट ए प्राइम नंबर, वो E बार या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E हो गया। इनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अब इसके अंदर देखो प्राइम नंबर, अगर मैं डाइस की बात करता हूं जिसके टोटल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। अगर E मैंने प्राइम नंबर का लिया तो प्राइम नंबर इसमें होता है 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 प्राइम नंबर्स होंगे। तो मैंने क्या किया, 3/6, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा अब नोट ए प्राइम नंबर की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन कौन से बच गए, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3/6 ये भी 1/2 ही आ गया। ये E की प्रोबेबिलिटी और ये E नोट की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों प्रोबेबिलिटीज का आप सम करके देखो, 1/2 प्लस 1/2 हमेशा 1 आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि E इवेंट की और E बार या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई भी नहीं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये उसी से ही पूछा गया है दैट E की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो नोट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है E की प्रोबेबिलिटी और E नोट की प्रोबेबिलिटी इनका सम होता है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो E नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी बच गई, 0.95, माइनस करने पर 0.95 बच गई, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो काफी सिंपल था ये। ओके, 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर एक इवेंट हो ही नहीं सकता, देखो जब हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। ओके, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती क्या है, उसका ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम ही यहाँ जीरो है, जो हो ही नहीं सकता उसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, जीरो होंगे। नीचे चाहे फिर कुछ भी हो तो जीरो अपॉन कोई भी रियल नंबर, आंसर क्या होता है, जीरो। तो इसलिए कोई इवेंट अगर हो ही नहीं सकता तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, या फिर 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसीलिए ये इक्वल टू का साइन लगा है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या इनके बीच में कुछ हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी। तो अगर ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, बची ये देखो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है ये प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है जो हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 25
25% है ये। परसेंट का मतलब बाय 100 होता है, तो आप सोल्व करेंगे 1/4 या 0.25 लिख सकते हैं। तो ये 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है। और ये 0.6 है, 1 से कम 0 से ज्यादा, ये तो 0.3 दिख ही रहा है आपको। तो इस तरीके से हमें ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या हो सकती है, 0 से 1, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बहुत अनलाइकली है, मतलब बिल्कुल ना होने की कगार पे है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, लगभग इतना है। तो प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, किसके क्लोज होगी वो, 0 के जितना ज्यादा क्लोज हो सके उतना ज्यादा क्लोज होगी। यहां पर 0 के सबसे ज्यादा क्लोज नंबर है ए, तो किसके क्लोज होगी वो प्रोबेबिलिटी, ए 0.0001, 0.001 के क्लोजेस्ट होगी वो प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, एक x नंबर को चूज किया गया है इन नंबर्स में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मोड x लेस देन 1। देखो पहले मोड का मतलब आप समझ लें, मोड x का मतलब क्या होता है, अगर मोड के अंदर कोई भी नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मोड 5, तो इसका मतलब है 5। मैंने कहा मोड -4, इसका मतलब है 4। देखो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में सेम ही रहेगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव में है तो मोड अगर लगा हुआ है तो उसका आंसर पॉजिटिव का ही आएगा। यानी कि ये अब क्या कह रहा है कि अगर मोड कर दें उसके बाद 1 से कम होना चाहिए नंबर। अगर देखो मोड नहीं है यहाँ, सिर्फ ये बोल देता है, तब कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, 1 से कम, ये सारे नंबर 1 से कम है, -4, -3, -2, -1 और 0, ये सारे के सारे नंबर 1 से कम है। लेकिन जैसे ही मैंने इनका मोड लिया, -4 बन गया 4, 1 से ग्रेटर हो गया। अब इसने बोला है मोड लेने के बाद ये 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1, ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा इसका मोड लिया, ये 3 हो गया, 1 से ज्यादा है। इसका मोड लिया, ये 2 हो गया, 1 से ज्यादा है। इसका मोड लिया, ये 1 के इक्वल आ गया, हमें लेस चाहिए। तो इसका मोड लिया, ये 0 है, तो ये 0 के, ये 1 से लेस है, ओनली एक ही है जो 1 से लेस है। ये तो ग्रेटर हमें दिख ही रहे हैं कि 2 और 3 तो ग्रेटर है, और 1 से 1 के इक्वल है, तो इक्वल वाला भी हमें नहीं लेना, हमें लेस देन वाला लेना है। तो मैं क्या समझा, सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जिसका मोड अगर मैं करता हूं तो वो लेस देन 1 आएगा। यानी कि फेवरेबल केस कितने हुए अपने पास, 1, और टोटल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल केसेस हैं हमारे पास यहाँ, 8 टोटल केसेस हैं। ओके 4 भी है, इधर 4 भी है, 9 टोटल केसेज है, 9, तो 1/9 आएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Letter is chosen at random from the word mathematics. What is the probability that it will be a vowel? Vowel होगा, probability vowel की बतानी है। तो फेवरेबल केस में हम vowels को काउंट करेंगे, कर लेते हैं, 1 2 3 4, टोटल वोवल्स हैं 4, और टोटल लेटर्स कितने हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओसवाल के अंदर भी मैंने ये सोल्व करवाया था, और अब इस बुक के अंदर भी, अरिहंत बुक के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से देख लें आप इसको। प्रोबेबिलिटी
that an ordinary year contains 53 Sundays. ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या हुआ? जो सिंपल ईयर है, जो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और ये कह रहा है 53 संडे होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हम क्या करते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ संडे होते कितने, यानी कि मैं पता लगा लेता हूँ कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं 7 से डिवाइड करके, कि वीक्स कितने हैं टोटल। 365 से को मैंने 7 से डिवाइड किया, देन 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। देखो क्या हो रहा है, 52 वीक्स तो कंप्लीट है, 52 वीक्स कंप्लीट है, 52 वीक्स कंप्लीट है, प्लस 1 डे एक एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब देखो 52 संडे तो होने ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 52 तो सभी डेज होंगे, सभी जितने भी डेज हैं वो 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे ईयर में। अब बचा एक दिन, वो कौन सा हो सकता है? देखो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है। ये सारे डेज हैं जो कि हो सकते हैं। अच्छा अब देखो हमें कौन सा चाहिए, संडे। तो एक ही तो केस है संडे का, एक ही केस है, और टोटल कितने केसेस है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल केस 1, टोटल केसेस 7, तो मुझे साफ साफ दिख गया कि प्रोबेबिलिटी 1/7 हो गई, प्रोबेबिलिटी 1/7 हो गई, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ओके इसमें क्या कहा गया है, दैट लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो लेटर चूज किया गया है वो वोवल हो और इस फॉर्म में है, तो x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले फेवरेबल केसेस निकालते हैं, फेवरेबल यानी कि वोवल। वोवल कौन 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 से? 1 2 3 4 5 6, 6 वोवल्स हैं इसके अंदर। वोवल्स आपको पता होगा शायद, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ओके इसके अंदर मैंने देखा कि 6 वोवल्स हैं। अब हम देखेंगे टोटल केसेस कितने हैं। फेवरेबल केसेस ऊपर लिखे, टोटल केसेस नीचे। टोटल कितने हैं? 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13, टोटल है 13, 6/13 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसने क्या बोला है कि वो प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल रखी हुई है, इसके इक्वल रखी गई है, ठीक है। तो यहां से आप देखें कि 6 है, इधर भी 6 है, इधर 13 है, इधर भी 13 होना चाहिए था। इसका मतलब 2x + 1 13 के इक्वल है, तो 2x इक्वल हुआ 12 के और x इक्वल होगा 6 के। चाहो तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 6 बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉइन, ये कॉइन है, कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स इज। कॉइन को ट्वाइस यानी कि 2 बार उछाला गया है। तो देखो कॉइन की पहले पूरा गेम समझते हैं हम। अगर कॉइन को एक बार उछाला जाए तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब देखो 2 बार अगर उछाला जाता है तो अब तब क्या होगा, तब हमें केसेस कैसे बनाने हैं। ये हेड टेल तो एक बार के केस में हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार और हेड टेल सेम केसेस लिख लो और पहले जो 2 थे उनके आगे लगा दो हेड, बाद वाले 2 के आगे लगा दो टेल। ये 4 केसेस बन गए अगर 2 कॉइन्स उछाले जाएंगे तो।
अच्छा, अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 3 कॉइन्स उछाले गए, 3 कॉइन्स, उसके केस में हम टोटल केसेस कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लो। देखो, ये चारों के चारों आपको दोबारा लिख देने हैं, चारों केसेस आपको दोबारा से लिख देने हैं, ठीक है। अब जो पहले 4 केसेस हैं उनमें आप लगा दो हेड, पहले 4 केसेस में आप लगा दो हेड, बाद के 4 केसेस में आप लगा दो टेल। ये बन गए आपके 8 केसेस 3 कॉइन्स के केस में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको 4 कॉइन्स बोला जाए तो ये 8 केसेस लिख के दोबारा से पहले 8 केसेस में हेड, बाद के 8 केसेस में टेल, वो केसेस बन जाएंगे अगर 4 कॉइन्स उछाले जाते हैं तो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आप कभी भी चेक करेंगे तो 2 पावर n होता है, 2 पावर n टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है वो कैसे, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां 1 पुट किया तो 2 पावर 1 2 केसेस हो गए, 2 केसेस हो गए। अच्छा, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के, तो n की पावर 2 कर दो, n की जगह 2 कर दो तो 2 पावर 2 4 होता है। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, देखो n 1 है, पहले पहले स्टार्टिंग से लेते हैं हम, n अगर 1 है यानी कि एक सिक्का है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 2। अगर n की वैल्यू 2 है यानी कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो आउटकम्स होंगे 4। अगर n की वैल्यू 3 है, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 पावर 3, आउटकम्स होंगे 8, 4 है तो 16, 5 है तो 32, इसी तरीके से चलता जाता है ये। और डाइस में 6 पावर में चलता है, 6 पावर n। ये एक्चुअली 2 और 6 कहां से लिए गए हैं, जब एक बार हम किसी चीज को उछालते हैं तो उसमें टोटल कितने आउटकम्स है वो है ये। जैसे कॉइन के केस में 2 ही केस आते हैं, हेड या टेल। डाइस के केस में 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पावर n चलती है, इसमें 2 पावर n चलती है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से 2 डाइस तक का क्वेश्चन आता है और कॉइन्स में 3 कॉइन्स तक के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो ये 4 केसेस बन गए थे, मैं दोबारा उन्हें मेंशन कर देता हूं। ये 4 केसेस बन चुके हैं। अब ये कह रहा है बोथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों हेड हो, फेवरेबल केसेस फाइंड करो जरा। 2 ही तो फेवरेबल केसेस हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 4, तो 2/4, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 अनबाइज्ड कॉइन्स को साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ उछाला गया, बिल्कुल सेम केस है वही, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, सेम केस है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड ना आए, इसमें नहीं आ रहा है एक भी हेड, बाकी सब में तो हेड है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 की हो गई। इसने कहा है कि अगर ये a/b है, चलो ठीक है, a, इसको अगर मैं a/b मान लेता हूं तो इसका मतलब a 1 है और b a 4 को कह रहा है। ओके, अब ये कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दें, तो a और b को ऐड किया तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, तो मैंने बता दिया 25, ये करेक्ट आंसर होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। ओके, 17th क्वेश्चन देखते हैं। कॉइन एंड अ डाई, अब डाई भी आ गया, तो कॉइन यानी कि सिक्का और डाई दोनों को इकट्ठा उछाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट की, किसकी, टेल एंड अ प्राइम नंबर,
टेल एंड ए प्राइम नंबर, ये दोनों चीजें आ जाए। ठीक है, अब देखो टोटल केसेस में बनाता हूं। कॉइन यानी कि सिक्का, सिक्के पे आएगा टेल या हेड। पहले टेल के सारे केसेस ले लेते हैं हम। टेल डाइस पे 1 आ सकता है, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, ये हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा केसेस की अगर कॉइन पे हेड आ जाए तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये क्या लिया जाता है, ये टोटल केसेस लिए जा रहे हैं। टोटल केसेस लिए गए, टोटल केसेस हो गए 12। अब ये क्या कह रहा है कि टेल आ जाए और प्राइम नंबर आ जाए। आप प्राइम नंबर देखिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये तीन ही प्राइम नंबर होते हैं 1 to 6 के अंदर। 1 से लेके 6 तक में ये तीन ही प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से केसेस बने, देखो टेल भी होना चाहिए और ये 2 3 5 में से भी होना चाहिए। तो टेल 2 एक ये हो गया, टेल 3 ये हो गया, और टेल 5, बस ये सिर्फ तीन ही केस बन रहे हैं। टेल भी हो और 2 3 5 भी हो, तो इसके अंदर ये तीन ही केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, वही फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 12, तो आ गया 1/4। डी सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर। अनबाइज्ड कॉइन है, अनबाइज्ड मतलब कि ऐसा नहीं है कि हेड आने की ज्यादा चांसेस है या टेल आने के ज्यादा चांसेस है, दोनों के बराबर चांसेस हैं, बराबर। अब क्या कहा है इसने, 3 का केस मैंने आपको बताया था। 3 में 8 केसेस बनते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब ये लगेगा, टेल लगेगा यहाँ, बाकी ये पार्ट सेम रहेंगे, एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये 8 केसेस बनते हैं अगर 3 कॉइन्स को उछाला जाता है, तो टॉस किया जाता है। अब क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इज 1/2। ट्रू बताना है कौन सा है, कि एग्जैक्टली 2 हेड आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। चेक करते हैं जरा, एग्जैक्टली 2 इसमें आ रहा है, एग्जैक्टली 2 1 2 3, 3 केसेस में आ रहा है, तो एग्जैक्टली 2 की तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। तो ये तो नहीं होगा, ये तो ट्रू नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट होता है कम से कम 1 हेड, मतलब कम से कम एक बार तो आए, एक से ज्यादा बार बेशक आ जाए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से कम कितने में है, सिर्फ एक में ही तो है, 0। एक से कम एक में ही तो है, वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी 7 में से कोई भी हो जाए तो 7/8, फेवरेबल केस 7 हो गए। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 2 से ज्यादा टेल ना हो। 2 से ज्यादा कितने में है, सिर्फ एक में ही है 2 से ज्यादा टेल, टी 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 3 टेल है यहाँ पर, बाकी सब में 2 से कम ही है, बल्कि इसमें तो 0 ही है, तो 0 वाला चलेगा। देखो ये बात ध्यान रखना, एट मोस्ट में 0 वाला चलेगा। लेकिन क्या कहा है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा ना हो, कम कितने भी हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो एक ही केस हो रहा है जिसमें 2 टेल से ज्यादा आ रहे हैं, 2 टेल से ज्यादा, तो वो एक केस हटा दो, बाकी सब में ज्यादा से ज्यादा 2 टेल ही है, तो ये भी 7/8 हो गया। ओके, लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब देखो 3 गलत हो गए, तो उम्मीद है कि यही वाला ठीक होना चाहिए, इसको हम अच्छे से काउंट करते, देखो एग्जैक्टली 1 टेल, इसमें एक ही टेल आ रहा है,
इसमें एक ही टेल आ रहा है 2 और इसमें एक ही टेल आ रहा है 3, बाकी सब में एग्जैक्टली बोला है तो एक ही टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो 3/8 आनी चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। यस आ रही है, अगर आ रही है तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये केसेस आप याद रखेंगे फॉर 3 कॉइन्स। If 3 different coins are tossed together, the probability of getting 2 head, 2 head आने की हमने अभी अभी निकाला था 3/8। देखो अभी बता देता हूं मैं आपको, ये टोटल केसेस बने थे। 2 हेड बोल रहा है ना, 1 हेड मतलब सॉरी 1 केस, 2 केस एंड 3 केस, ये 3 केस बनते हैं 2 हेड वाले। 2 हेड 3 केस बनते हैं, टोटल 8 है, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स इकट्ठे उछाले गए, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड, कोई भी हेड नहीं आता, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ठीक है। So I say that probability of no head is 1/4। एक भी हेड ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है क्या, हो सकती है क्या? इसने क्या किया है, इन 4 केसेस को एलिमेंट्री इवेंट्स मान लिया, नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, और फिर बोला कि भाई नो हेड वाला तो एक है और टोटल ये 4 है तो 1/4, जबकि ऐसा नहीं होता। होता एक्चुअल में क्या है, ये केस, ये 8 केसेस होते हैं, नो हेड का एक केस बनता है, लेकिन आउट ऑफ 8 नॉट आउट ऑफ 4। ये जो 4 है ये क्यों नहीं बन सकते एलिमेंट्री इवेंट्स, इसका कारण और बता देता हूं। बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली ये होता है कि प्रोबेबिलिटीज इनकी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, जबकि नो हेड की आप देखोगे तो 1/8 आती है। अगर 1 हेड की देखोगे, एक हेड 3 बार आ रहा है, ये आप यहां से देखिए, एक हेड 3 बार आपको दिखेगा, 1 2 3, तो ये बनेगा 3/8। तो हम यहीं से समझ गए कि प्रोबेबिलिटीज इनकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये 4 एलिमेंट्री इवेंट्स की तरह काम नहीं कर सकते। तो 1/4 तो बिल्कुल गलत, फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया एक डाई, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक प्राइम नंबर आ जाए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डाई में केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस होते हैं। प्राइम नंबर 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, तो 3/6, 1/2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन ए सिंगल रोल ऑफ ए डाई, ठीक है, डाई को एक बार फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, भाई इसमें तो सारे ही 7 से लेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे ही 7 से कम है। फेवरेबल केसेस ही सारे के सारे हो गए 6, और टोटल केस तो है ही 6, तो 6/6 हो गया 1, प्रोबेबिलिटी आ गई ए। ऐसे इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, जो होना ही होना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 30, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नंबर 36 का फैक्टर ना हो। देखो 1 2 3 4 5 6, अब इनमें से देखना कौन कौन से फैक्टर है। 1 36 का फैक्टर है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, 36 भी आ जाएगा।
2 भी फैक्टर है क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है 36, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, इकलौता 5 बच गया जो फैक्टर नहीं है, नहीं वाला इकलौता बच गया 5, तो 5 आएगा ऊपर। टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस आएंगे नीचे। अच्छा एक मिनट, the probability of getting a number which is not a factor of 36, I am sorry, not factor, factor नहीं है, एक केस, आई एम सॉरी, एक ही केस है जो फैक्टर नहीं है, 1, तो 1 आएगा ऊपर, 6 आएगा नीचे, 1 आएगा ऊपर और 6 आएगा नीचे, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फेयर डाइस इज रोल्ड, फेयर डाइस को रोल किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर x सच दैट x 1 से लेकर 6 तक है। भाई अगेन सेम क्वेश्चन पूछ लिया इसने जो अभी अभी यहां पर पूछा गया था, लेस देन 7। भाई ये भी तो वही बात कही गई है, ये भी तो वही है कि भाई नंबर 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई हो, अब इनमें से तो कोई आना ही आना है, ये तो श्योर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहां से लेकर यहां तक कोई भी नंबर हो, तो 6/6 1 प्रोबेबिलिटी हो गई, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसने बोला 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो, तो कुछ भी हो तो भाई सारे नंबर ही कोई ना कोई तो आएगा ही, तो 6 फेवरेबल, टोटल भी 6, प्रोबेबिलिटी 1। नेक्स्ट, इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, अब डाइस का पेयर आ गया है, पेयर का देखो पेयर में टोटल मैंने आपको बताया था 2 डाइस है तो 6 पावर 2 यानी कि 36 टोटल केसेस होंगे। कौन कौन से होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 1 1 2 1, ये पहला जो नंबर लिख रहा हूं वो पहली डाइस पे आ रहा है, दूसरा नंबर दूसरी डाइस पे आ रहा है, 1 ऐसे ही चलते चलते ये टोटल 1 6 तक जाएगा, 1 6 6 केसेस ऐसे ही, 2 1 2 2 2 3 2 6, ये भी 6 केसेस, ऐसे ही 6 केसेस बनते जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 36, 6 6 तक जाएगा ये, 6 6 तक, तो टोटल 36 केसेस हो गए। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मतलब होता है डबल आ जाए सेम नंबर दोनों डाइस पे, ये होता है डबलेट, तो सेम नंबर दोनों डाइस पे यहां आ रहा है 1 1 2 2, फिर ऐसे ही आएगा 3 3, फिर ऐसे ही आएगा 4 4, फिर ऐसे ही आएगा 5 5 और एट लास्ट 6 6, तो आप ये देखिए कितने नंबर बने, ये 6 नंबर बन गए आउट ऑफ 36, तो 6 आउट ऑफ 36, प्रोबेबिलिटी इज 1/6, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, दैट इज बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही डिस्कस करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम 26 टू क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।